आज हम बताएंगे आपको थ्योरी ऑफ कॉजेशन। एरिस्टोटल का। एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ कॉजेशन। सर्वप्रथम मैं आपको बताऊं कि कारणता सिद्धांत पूरा विश्व की जितनी भी घटनाएं हैं वो दो रूपों में हम उसको जानते हैं कि एक सामान्य रूप में विश्व की जितनी भी घटनाएं हैं उसका कोई ना कोई कारण होता है। अकारण कोई भी घटना नहीं घटती है और जीवन के सारे कार्य को हम इस कार्य कारण संबंध के आधार पर संपादित करते हैं। एक सामान्य आदमी भी आ, जब कोई घटना घटती है तो उसका कारण को ढूंढने का कोशिश करता है और यह अपने स्तर से प्रूफ करने की कोशिश करता है कि अमुक घटना का कोई ना कोई कारण है। और दूसरा वे जो होता है ये वैज्ञानिक रूप में होता है। जब हम कोई अनुसंधान कर रहे होते हैं, जब कोई हम रिसर्च कर रहे होते हैं, उस समय कार्य कारण सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है और उसके आधार पे हम सॉल्यूशन निकालते हैं। जैसे मान लो आपके बताऊं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो आप ये ढूंढते हैं कि कौन सा कारण हुआ जिस कारण से ये बीमार पड़ा। कोई मान लीजिए आप खाने पीने की वजह से पेट खराब हुआ तो आप ढूंढते हैं कि अमुक चीज़ आपने खाया, फूड पॉइजनिंग हुआ जिसकी वजह से आप बीमार पड़े। तो ये कार्यकारण सिद्धांत इस रूप में अब भारतीय दर्शन में भी कार्यकारण सिद्धांत के रूप में हम सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद की बात करते हैं। गौतम बुद्ध बौद्ध दर्शन में भी प्रत्युत समुत्पाद कारणता सिद्धांत के रूप में हम उसको लेते हैं। तो भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन, इसमें पाश्चात्य दर्शन में ये तीन एरिस्टोटल, ह्यूम और मिल का थ्योरी ऑफ कॉजेशन है। इसको हम थोड़ा सा कंपेयर भारतीय दर्शन के कारणता सिद्धांत के आधार पर करेंगे, लेकिन एम्फेसिस हमारा होगा कि एरिस्टोटल का थ्योरी ऑफ कॉजेशन। तो ये चार तरह के कारण की बात एरिस्टोटल करते हैं। एक मटेरियल कॉज, मटेरियल कॉज की बात करते हैं। दूसरा एफिशिएंट कॉज, तीसरा फॉर्मल कॉज और चौथा फाइनल कॉज। विश्व की जितनी भी चीजें हैं उसका निर्माण में इन चार कारणों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन हम इसके पहले आपको बताएं कि अन्य कार्यकारण सिद्धांत और एरिस्टोटल के कार्यकारण सिद्धांत के बीच डिफरेंस होता है। भारतीय दर्शन में हम इसको इधर जब हम कंपेयर करेंगे तो कारणता सिद्धांत इसमें दो आ जाता है, एक सत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद। इसका डिटेल हम अगले क्लास में आपको बताएंगे। सिर्फ ये मैं बताना चाह रहा हूँ, सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद प्रत्येक कार्य के उत्पत्ति के पूर्व
वह कार्य कारण में विद्यमान रहता है। कोई भी कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान रहता है, उसको हम सत्कार्यवाद कहते हैं। और कोई भी कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान नहीं रहता है, बल्कि वो आरंभ होता है, उसको हम असत्कार्यवाद कहते हैं। अब भारतीय दर्शन ये दो भाग में बंटता है। अब एरिस्टोटल का जो कारणता सिद्धांत है, इसमें एक चीज तो क्लियर कट आ गई कि एक तरफ कारण है और दूसरा तरफ कार्य है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कार चला रहा है और आगे जाके एक आदमी को धक्का मार देता है। हम क्या देख रहे हैं कि कार को देख रहे हैं, गाड़ी चलाने वाले को देख रहे हैं, और एक व्यक्ति जिसका उससे टक्कर हुई और उसका पैर हाथ टूटा या जो भी हुआ वो देख रहे हैं। एक व्यक्ति का हुजूम वहां जुटता है और हमला करता है उस ड्राइवर को और गाड़ी को जला देता है और उसको पीटता है। हम यही देखते हैं। हम इस चीज को नहीं देखते हैं कि आखिर मूल कारण क्या है। हम तो सिर्फ कारण के रूप में ले लेते हैं कि ड्राइवर जो है वो धक्का मार दिया उस आदमी को। एरिस्टोटल का कहना है कि हम कारण और कार्य के बीच रीजन को ढूंढना चाहिए। इसलिए वो कारण कार्य के बीच एक रीजन को महत्व देते हैं कि यदि हो सकता है कि वह व्यक्ति गाड़ी चला रहा हो और एन मौके पर वो व्यक्ति आगे आ गया हो, जिस कारण से उससे टक्कर हो गई हो। मैं आपको अपना व्यक्तिगत संस्मरण व्यक्त करना चाहता हूँ। इस थ्योरी ऑफ कॉजेशन में उसका महत्वपूर्ण स्थान होगा कि मैं एक अपने पारिवारिक शादी से लौट रहा था और उस गाड़ी में था, गाड़ी ड्राइवर चला रहा था, 3-4 आदमी हम उसमें बैठे हुए थे। बाएं साइड से गाड़ी चल रही थी, 60-70 की स्पीड में थी गाड़ी, और बाएं साइड से ही एक व्यक्ति साइकिल पे जा रहा था। पीछे में 5-10 लीटर का पेट्रोल या डीजल का डब्बा था। जब गाड़ी लगभग 10 मीटर के करीब आई होगी तो उसने दाहिने मोड़ दिया साइकिल को। अब वह कार जो है डायरेक्ट उस आदमी पे जाके लगा और हम समझते हैं वह आदमी स्पॉट डेथ कर गया। ये मेरी घटना है। और वो पूरा शीशा मेरे सर पे आके लगा। मुझे दिख गया कि अब एक्सीडेंट हो गई, और वो गाड़ी अपना ट्रैक बदला और जाके आगे जाके गड्ढे में जाके लगी। संयोग था कि किसी के साथ कुछ हुआ नहीं, कुछ शीशा वगैरह लगा हमें। तो पीछे से एक दूसरी गाड़ी बारात की आ रही थी, तो उसमें जल्दी जल्दी हम लोग उसमें आए तो मैंने देखा कि पीछे से लाठी डंडा लेके बहुत सारे लोग आ रहे थे। अब उसमें उस ड्राइवर की तो कोई गलती नहीं थी। एक घटना कारण ड्राइवर था, कार्य हुआ कि वो व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उस रीजन को नहीं, उस समय जो घटना फिर पुनः हो जाती तो उसमें उस कारण को नहीं ढूंढा जाता है। तो एरिस्टोटल का कहना है कि घटना कार्य और कारण के बीच हमें रीजन को भी महत्व देना चाहिए, और इस आधार पर उन्होंने मटेरियल कॉज, अपने थ्योरी ऑफ कॉजेशन में ये 4 तरह के थ्योरी की चर्चा उन्होंने की है कि किसी भी कार्य को संपादित करने में, किसी भी वस्तु के निर्माण में इन 4 कारणों की आवश्यकता होती है। और उन्होंने एक कुम्हार का एग्जाम्पल दिया कि कुम्हार जब बर्तन बनाता है तो उसमें मिट्टी का होना आवश्यक होता है, जिस चीज़ का वो बर्तन बनाने जा रहा है। तो वो मिट्टी जो है वो मटेरियल कॉज है, और मिट्टी के साथ वो जो चाक पे डंटा से घुमाता है
तो वो जो मोशन है उस वस्तु के साथ, उस कुम्हार का जो उसके वस्तु के साथ जो गतिशील होता है, उसको हम एफिशिएंट कॉज कहते हैं, निमित्त कारण कहते हैं। और जब तक उस कुम्हार के दिमाग में बर्तन का शेप नहीं होगा कि हम वो किस रूप में बर्तन का निर्माण करना है, तब तक वो मिट्टी बर्तन नहीं बन सकता है। इस कारण से महत्वपूर्ण कारण फॉर्मल कॉज है, आकारिक कारण कहते हैं। इस संसार में कुछ भी हम करने जा रहे हैं तो एक हमारे दिमाग में फ्रेमवर्क होना चाहिए कि हमको किस रूप में काम करना है। तो और तीसरा, चौथा जाके फाइनल कॉज के रूप में सामने आ जाता है। इस चीज को कांट महोदय ने अपने दर्शन में कहा कि परसेप्शन विदाउट कंसेप्ट आर ब्लाइंड, परसेप्ट विदाउट कंसेप्ट आर ब्लाइंड, कंसेप्ट विदाउट परसेप्ट आर इम्पटी। यानी बिना बुद्धि के अनुभव का कोई महत्व नहीं है और बिना अनुभव के बुद्धि का कोई महत्व नहीं है। यानी कहने का मतलब कि मटेरियल जब तक नहीं होगा तब तक हम उस पे काम नहीं कर सकते हैं, और जब तक हमारे पास फॉर्म नहीं होगा, शेप नहीं होगा, हम किसी काम कार्य को अंजाम किस रूप में दे सकते हैं, उसका फ्रेमवर्क यदि मेरे दिमाग में नहीं होगा, तब तक हम उस मटेरियल को लेके कुछ नहीं कर सकते हैं। एक दर्जी के दिमाग में कपड़ा सीने का शेप नहीं होगा कि उसको सूट सीना है कि पैजामा सीना है कि कुर्ता सीना है कि बंडी सीना है, वो शेप नहीं होगा तो कपड़ा लेके वो कुछ नहीं कर सकता है। और कपड़ा होगा तो इसीलिए, और उसके साथ गतिशील होने के लिए कैंची और वो सिलाई मशीन वगैरह सब चाहिए। तो इन कारणों में, सब इस चार कारणों में सबसे इम्पोर्टेंट एरिस्टोटल ने दो कारण को स्वीकार किया, एक मटेरियल कॉज और एक फॉर्मल कॉज। और इसी के आधार पर उनकी पूरी फिलॉसफी वेस्ट है। इसी आधार पर उन्होंने प्लेटो के रेफुटेशन ऑफ आइडियाज़ के आइडिया का खंडन किया कि सिर्फ आइडिया महत्वपूर्ण नहीं है, हमें मटेरियल, और जहाँ जहाँ मटेरियल होगा वहाँ वहाँ फॉर्म होगा, जहाँ जहाँ फॉर्म होगा वहाँ वहाँ मटेरियल होगा। सिर्फ फॉर्म जो है अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। इसके कई सारे उदाहरण हैं कि हम किसी को ईमानदारी की परिभाषा देनी हो, ईमानदारी को बताना हो, तो हम जब बताने चलते हैं तो ईमानदार को बता देते हैं। यानी हम किसी को, जैसे आत्मा को ढूंढना हो तो हम किसी जीवित व्यक्ति को बता देते हैं कि देखिए वो व्यक्ति है, आत्मा को दिखाया नहीं जा सकता है। इसी तरीके से जब एक टेबल कुर्सी बेंच है, उसका लंबाई चौड़ाई मोटाई ये है, और यदि कोई व्यक्ति कहे कि उसकी लंबाई को निकाल के अलग से दिखा दीजिए, ये कभी संभव नहीं है। जब भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे तो हमारे किसी न किसी ऑब्जेक्ट को दिखाएंगे जिसमें वो लंबाई चौड़ाई मोटाई होगा। उसी तरीके से क्वालिटी को, किसी एक क्वालिटी को निकाल के अलग से दिखाना संभव नहीं है। इसी में जैन दर्शन ने सब्सटेंस की परिभाषा देते हुए कहा था कि एक व्यक्ति एक वस्तु के सारे गुणों को एक बार में नहीं जान सकता है। जो व्यक्ति एक वस्तु के सारे गुणों को एक बार में जान लेगा, वही अवस्था कैवल्य की अवस्था होगी। हम इस संसार को रिलेटिव वे में देखते हैं और रिलेटिव वे में ही जानते हैं। इसीलिए एरिस्टोटल का जो ये फॉर्म एंड मैटर का जो सिद्धांत है वो इसी से आधारित है। इसीलिए थ्योरी ऑफ कॉजेशन में एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि कारण और काज के बीच रीजन का होना अत्यंत आवश्यक है। तभी जाके आप कारण को सही तरीके से ढूंढ सकते हैं और उसका काज के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी
सही निष्कर्ष पे आ सकते हैं। तो धन्यवाद अब इस क्लास के लिए। अब इससे संबंधित यदि कोई प्रश्न होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप डालेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको अगले क्लास में इसे संतुष्ट करूं, और मैं कोशिश करूंगा कि ये वेस्टर्न फिलॉसफी में एरिस्टोटल का थ्योरी ऑफ कॉजेशन है, इसको भारतीय दर्शन से कैसे जोड़ा जाए। तो दूसरे क्लास में हम आपको सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद, फिर सत्कार्यवाद के ब्रांच हैं उसमें विवर्तवाद और परिणामवाद, फिर परिणामवाद के दो पार्ट होते हैं, ब्रह्म परिणामवाद और प्रकृति परिणामवाद। तो इस तरीके से हम उसको डिफाइन करेंगे और आपको कारणता सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। धन्यवाद।